गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने चैप्टर 7 में बेटा सेक्शन 88, 89 और 90 हमने फिनिश कर लिए हैं। अब आते हैं सेक्शन 91 पे। छोटा सा सेक्शन है बेटा, पावर टू क्लोज रजिस्टर ऑफ मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर्स और अदर सिक्योरिटी होल्डर्स। बहुत सिंपल है, देखना क्या कह रहा है वो। कंडीशंस फॉर क्लोजर ऑफ रजिस्टर्स। बेटा 3 रजिस्टर्स की बात करेंगे इस सेक्शन में। एक हो गया रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, एक रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स और एक रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर्स। क्या कह रहा है वो? अ कंपनी में क्लोज द रजिस्टर सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। The period or periods shall not exceed 45 days in aggregate in each year and 30 days at any one time। बेटा वो ये बात कह रहा है कि ये जो रजिस्टर्स है ना, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स हो गया, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स हो गया, रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर्स हो गया, बेटा ये हमेशा हमेशा ओपन रहने चाहिए फॉर इंस्पेक्शन, ताकि कोई भी मेंबर इन रजिस्टर्स को इंस्पेक्ट कर पाए, इनमें से एक्सट्रैक्ट ले पाए, इनकी एक कॉपी ले पाए। तो ये रजिस्टर्स हमेशा क्या रहने चाहिए? ओपन रहने चाहिए। बट कंपनी चाहे तो इन रजिस्टर्स को क्लोज कर सकती है, ठीक है। लेकिन याद रखना, एक साल में टोटल मिला के आप 45 डेज से ज्यादा के लिए आप रजिस्टर को क्लोज नहीं कर सकते। तो एक साल में टोटल कितने डेज के लिए आप रजिस्टर को क्लोज कर सकते हो? 45 डेज के लिए। और एक बात और याद रखना, एक बार में 30 डेज से ज्यादा के लिए नहीं कर सकते। क्या मतलब हुआ सर इसका? बेटा देखो, पूरे साल में आप 45 डेज के लिए क्लोज कर सकते हो मैक्सिमम। अब ये 45 कैसे भी हो सकते हैं? 15 दिन पहले करा, फिर 15 दिन दोबारा करा, फिर 15 दिन तीसरी बार करा, हो गया 45। या आप कर सकते हो 20 डेज पहले करा, फिर 25 डेज के लिए करा, कर सकते हो। या फिर आप 30 डेज के लिए पहले कर दो, 15 दिन के लिए बाद में कर दो। मतलब कॉम्बिनेशन बेटा कोई भी हो सकता है। 45 डेज टोटल होने चाहिए, ठीक है। बट आप ऐसे नहीं कर सकते कि 35 डेज के लिए पहले करा और 10 दिन के लिए बाद में करा। ना बेटा, एक बार में आप 30 डेज से ज्यादा के लिए रजिस्टर को कंटिन्यूअसली क्लोज नहीं रख सकते हो। तो जो कंटिन्यूअस पीरियड है ना क्लोजर का, वो 30 डेज को एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो याद रखना, एग्रीगेट पीरियड शुड बी लेस देन इक्वल टू 45 प्लस एक शर्त और है, कंटिन्यूअस पीरियड एक बार में शुड बी लेस देन इक्वल टू 30। ये दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना साइमल्टेनियसली बेटा जरूरी है। तो पूरे साल में एग्रीगेट पीरियड जिसके लिए आप क्लोज कर सकते हो 45, उससे ज्यादा के लिए नहीं, और एक बार में 30 डेज से ज्यादा के लिए नहीं। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, रजिस्टर्स को क्लोज करने से पहले आपको क्या देना पड़ता है? एक नोटिस देना पड़ता है। बेटा ध्यान से सुनना, द कंपनी शैल गिव previous notice of at least 7 days before the first day of closure or such less period as may be specified by SEBI। बेटा मैं आपको ना सिंपल वर्ड्स में बताता हूं, सुनो। जहां तक की बात बेटा नोटिस की है ना, बेटा नोटिस को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। प्राइवेट कंपनी के केस में और
पब्लिक कंपनी के केस में दोनों के लिए नोटिस के जो रूल्स हैं बेटा वो डिफरेंट है। बेटा प्राइवेट कंपनी के केस में तो ना आपको नोटिस देना पड़ेगा सारे मेंबर्स को। प्राइवेट कंपनी के केस में तो सारे मेंबर्स को आपको नोटिस देना पड़ेगा एटलीस्ट 7 days प्रायर टू द डेट ऑफ क्लोजर। मतलब क्लोज करने से कम 7 दिन पहले आपको सारे मेंबर्स को बेटा नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में ना बेटा आप इमेजिन करो, पब्लिक के कंपनी के केस में तो लाखों करोड़ों मेंबर्स है बेटा, तो सबको पर्सनली नोटिस देना पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने कहा पब्लिक कंपनी के केस में पब्लिक कंपनी को देना है पब्लिक नोटिस देना है, ठीक है। पब्लिक नोटिस कैसे दिया जाएगा बेटा? पब्लिक नोटिस देने का एक ही तरीका है, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दो। न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दो। अपने आप बताओ बेटा कौन से न्यूज़पेपर्स में दोगे? एक बेटा होगा इंग्लिश लैंग्वेज का न्यूज़पेपर और एक वर्नैकुलर लैंग्वेज का न्यूज़पेपर हैविंग वाइड सर्कुलेशन in the place where registered office of the company is situated। पक्का प्लस बेटा आपको ये नोटिस कंपनी की वेबसाइट पे भी डालना पड़ेगा अगर कोई है तो। समझ आया? और कितने दिन पहले नोटिस देना है? वही बेटा 7 days पहले, एटलीस्ट 7 days पहले। तो प्राइवेट कंपनी के केस में तो बेटा प्राइवेटली आप सारे मेंबर्स को नोटिस दे दो कम से कम 7 दिन पहले। पब्लिक कंपनी के केस में बेटा प्राइवेटली हर मेंबर को नोटिस देना पॉसिबल नहीं है, तो आप पब्लिक नोटिस दे सकते हो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। कौन से न्यूज़पेपर में? इंग्लिश लैंग्वेज और वर्नैकुलर लैंग्वेज हैविंग वाइड सर्कुलेशन इन द एरिया वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। और अगर कोई वेबसाइट है तो वहां पर भी पब्लिश कर दो कम से कम 7 दिन पहले। कॉपी कर लो बेटा ये। बेटा समझ आ गया नोटिस देने का तरीका, ठीक है। और पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन, तो वो कह रहा है इफ एनी रजिस्टर इज क्लोज्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। मतलब अगर आपने रजिस्टर को क्लोज करा बाय कॉन्ट्रावीनिंग एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, मतलब आपने नोटिस को 45 डेज से ज्यादा के लिए क्लोज करा या एक बार में 30 डेज के लिए से ज्यादा के लिए क्लोज करा या प्रायर नोटिस आपने नहीं दिया 7 दिन पहले, कॉन्ट्रावेंशन करा बेटा, तो उस केस में कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 5,000 पर डे सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ ₹1 लाख। तो रोज की बेटा 5,000 रुपए की पेनल्टी है जो कि मैक्सिमम जा सकती है 1 लाख रुपए तक, जो कि मैक्सिमम 1 लाख रुपीस तक जा सकती है। बेटा मेरे ख्याल से क्लियर हुआ ये वाला सेक्शन सबको, सेक्शन 91। तो बेटा हमारा पहला कैटेगरी इस चैप्टर का फिनिश हो गया। पहली कैटेगरी हमारी कौन सी थी? रजिस्टर्स के बारे में, वो हमने डिस्कस कर लिया बेटा सेक्शन 88 से लेके 91 तक, ठीक है। कॉपी कर लिया सबने? बेटा मेरे ख्याल से क्लियर हो गया सबको सेक्शन 91। चल अब आते हैं बेटा सेक्शन 92 पे। सिंपल सा सेक्शन है, एनुअल रिटर्न। देखो मटेरियल डेट फॉर एनुअल रिटर्न, बेटा वो क्या कह रहा है? एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर एन एनुअल रिटर्न इन फॉर्म MGT 7। तो बेटा उन्होंने पहली बात क्या कही है? हर कंपनी को बेटा, हर कंपनी को एनुअल रिटर्न प्रिपेयर करनी ही करनी है। फॉर्म होगा इसका MGT 7। फिर
द एनुअल रिटर्न शैल कंटेन पर्टिकुलर्स एज दे स्टूड ऑन द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो बेटा एक बात याद रखना, एनुअल रिटर्न में वो इंफॉर्मेशन आएगी, एनुअल रिटर्न में वो पर्टिकुलर्स आएंगे जो स्टैंड करते हैं कब, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मतलब बेटा सिंपल सी बात है ना, अगर 19-20 की फाइनेंशियल रिटर्न है बेटा, एनुअल रिटर्न है सॉरी, तो पर्टिकुलर्स कौन से आएंगे, एज ऑन 31 मार्च 20। अगर 2021 की एनुअल रिटर्न है तो पर्टिकुलर्स कौन से आएंगे, एज ऑन 31 मार्च 21। चलो अगली, कंटेंट्स ऑफ एनुअल रिटर्न। बेटा एनुअल रिटर्न में क्या क्या पर्टिकुलर्स मेंशन होते हैं। पहला, द एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, इट्स प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज, मतलब बेसिकली बेटा आपका बिजनेस किस चीज का है, ट्रेडिंग कंसर्न है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज देती है। बेटा अगर ट्रेडिंग कंसर्न है तो बिजनेस किस चीज का है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो आप मैन्युफैक्चरिंग किस चीज की करते हो, सर्विसेज अगर आप देते हो तो कौन सी सर्विसेज देते हो, एंड पर्टिकुलर्स ऑफ इट्स होल्डिंग सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनी। तो ये सब बातें आपको एनुअल रिटर्न में मेंशन करनी पड़ेगी। इट्स शेयर्स, डिबेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न। अच्छा बेटा आपको अपने शेयर्स की सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, डिबेंचर्स की सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और शेयर्स और डिबेंचर्स के अलावा जो बाकी सिक्योरिटीज है उनकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और शेयर्स में बेटा प्रेफरेंस शेयर्स की इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी और इक्विटी शेयर होल्डर्स की इंफॉर्मेशन भी, एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न। बेटा शेयर होल्डिंग पैटर्न का क्या मतलब होता है, कितने शेयर्स इंडिविजुअल होल्ड करता है, कितने शेयर्स एचयूएफ होल्ड करता है, कितने शेयर्स बैंक्स होल्ड करते हैं, कितने शेयर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होल्ड करते हैं, कितने शेयर्स म्यूचुअल फंड कंपनीज होल्ड करती हैं, कितने शेयर्स इंश्योरेंस कंपनीज होल्ड करती हैं, कितने शेयर्स गवर्नमेंट होल्ड करती है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कितने शेयर होल्ड करते हैं। ये पैटर्न आपको एनुअल रिटर्न में बताना पड़ेगा। इसके अलावा इट्स इंडेटेडनेस। बेटा इंडेटेडनेस का मतलब क्या हुआ, कंपनी कितने रुपए के लिए इंडेटेड है, कंपनी ने कितना लोन ले रखा है, कितना पैसा चुकाना है, ये सारी बातें। अच्छा मेंबर्स की डिटेल आपको बतानी पड़ेगी, डिबेंचर होल्डर्स की डिटेल आपको बतानी पड़ेगी, एंड चेंजेस इन मेंबर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स सिंस द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और अगर मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर्स में कोई चेंजेस आए हैं तो उनकी डिटेल भी आपको बतानी पड़ेगी। प्रमोटर्स की डिटेल, डायरेक्टर्स की डिटेल, की मैनेजरियल पर्सोनल की डिटेल, और इनमें अगर कोई चेंजेस आए हैं तो उनकी डिटेल। फिर मीटिंग्स की डिटेल आएंगी बेटा सारी, मीटिंग्स ऑफ मेंबर्स। बेटा मेंबर्स की मीटिंग्स की डिटेल, जैसे एनुअल जनरल मीटिंग की डिटेल या एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग की डिटेल। अच्छा मेंबर्स की एक सर्टेन क्लास की डिटेल, ये बेटा हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मीटिंग, इसे हम कहते हैं क्लास मीटिंग्स बेटा, ठीक है, उसकी डिटेल आएगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग है उनकी डिटेल्स आएगी, बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग्स की डिटेल। अच्छा वेरियस कमिटी की जो मीटिंग्स हैं वो आएगी, कमिटी मीटिंग्स, और बेटा उन मीटिंग्स की जो अटेंडेंस है उसकी डिटेल्स आएगी। इसके अलावा बेटा
रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सोनल, इनकी रेमुनरेशन की डिटेल. इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज विच आर स्मॉल कंपनीज, एग्रीगेट रेमुनरेशन ड्रॉन बाय डायरेक्टर्स इज टू बी डिस्क्लोज. बेटा जो प्राइवेट कंपनीज है ना, जो कि एक स्मॉल कंपनी है, उनकी बेटा हर डायरेक्टर की रेमुनरेशन नहीं बताने की जरूरत है, सारे डायरेक्टर्स की एग्रीगेट रेमुनरेशन आप बता सकते हो. फिर पेनल्टी और पनिशमेंट इम्पोज्ड ऑन द कंपनी डायरेक्टर और ऑफिसर्स एंड डिटेल्स ऑफ कंपाउंडिंग ऑफेंसेस एंड अपील्स मेड. बेटा अगर कोई पेनल्टी या कोई पनिशमेंट किसी कंपनी के ऊपर, डायरेक्टर के ऊपर या ऑफिसर के ऊपर इम्पोज करी गई है, उसकी डिटेल्स आएगी. अच्छा, और आएगी डिटेल ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस और अपील्स मेड. बेटा कंपाउंडिंग होता है कॉम्प्रोमाइज. अगर कंपनी के ऊपर बेटा किसी ने कोई केस फाइल करा था, कंपनी ने उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किया है, तो उसकी डिटेल्स आएगी, कितनी फीस दी है कंपाउंडिंग की वगैरह. मैटर्स रिलेटिंग टू सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लायंसेस एंड डिस्क्लोजर्स. बेटा details with respect to shares held by foreign institutional investors indicating their name, addresses, countries of incorporation, registration and percentage of shareholding held by them. बेटा foreign institutional investors जो शेयर्स होल्ड करते हैं उनकी डिटेल आएगी, उनके नाम आएंगे, एड्रेसेस आएगी, कंट्रीज ऑफ इनकॉर्पोरेशन आएगा, रजिस्ट्रेशन आएगा और कितनी परसेंटेज शेयर्स वो होल्ड करते हैं. ये सारी इंफॉर्मेशन बेटा एनुअल रिटर्न में आपको मेंशन करनी पड़ेंगी. एक रीडिंग मार लेना बेटा, मोर देन इनफ है. साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न. बेटा एनुअल रिटर्न पे किसका सिग्नेचर होगा, देखना बेटा. द एनुअल रिटर्न शैल बी साइन्ड बाय कंपनी सेक्रेटरी. अगर बेटा कंपनी में कोई कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो किसी भी कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस से साइन करवा लेना. बेटा एक बात सुनो, अगर कंपनी का खुद का सीएस है तो उसका सिग्नेचर आएगा. अगर कंपनी का खुद का सीएस नहीं है तो किसी भी प्रैक्टाइजिंग सीएस से आप साइन करा सकते हो. एंड डायरेक्टर, कंपनी के डायरेक्टर का साइन आएगा. फिर बेटा वो कहता है इन केस ऑफ ओपीसी, स्मॉल कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, if such private company is a startup, the annual return shall be signed by CS or, बेटा वर्ड लगाया है और, डायरेक्टर if there is no CS. अब सुनना बेटा एक बात याद रखना, ओपीसी के केस में, स्मॉल कंपनी के केस में और स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी के केस में सिग्नेचर होना चाहिए सीएस का. अगर सीएस नहीं है तो डायरेक्टर का. और बाकी कंपनीज के केस में बेटा, बाकी कंपनीज के केस में सीएस का भी होना चाहिए प्लस डायरेक्टर का भी होना चाहिए. बेटा वर्ड पे ध्यान देना, एंड है और है. तो ओपीसी, स्मॉल कंपनी और स्टार्टअप के केस में सीएस और डायरेक्टर, अदर कंपनीज के केस में सीएस एंड डायरेक्टर. ठीक है. फिर सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न. बेटा याद रखना, एनुअल रिटर्न का जो फॉर्म है ना MGT 7, उसके साथ बेटा एक सर्टिफिकेट भी अटैच होके जाता है जो कि होता है फॉर्म MGT 8 में. और ये सर्टिफिकेट आपको कौन देता है बेटा, CS देता है. लेकिन ये सब कंपनीज के केस में नहीं है, कुछ कंपनीज के केस में है. बेटा ये देखो, द एनुअल रिटर्न शैल बी सर्टिफाइड बाय अ कंपनी सेक्रेटरी. तो कंपनी सेक्रेटरी एक सर्टिफिकेट इशू करेगा. ठीक है. इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी के केस में, या फिर कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर और टर्नओवर ऑफ 50 करोड़ और मोर. तो मेरे को एक बार दोबारा बताओ बेटा, सर्टिफिकेट अटैच किसको करवाने की जरूरत है, लिस्टेड कंपनी
या कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है या टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, उस कंपनी को अपनी एनुअल रिटर्न के साथ एक सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा फॉर्म MGT 8 में, जो कि सर्टिफाइड होगा बाय अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। ठीक है बेटा, उस सर्टिफिकेट में लिखा क्या होगा? इट शैल बी स्टेटेड दैट the annual return discloses the facts correctly and adequately। मतलब जो जो इंफॉर्मेशन एनुअल रिटर्न में मेंशन करी गई है वो सब करेक्ट है, ट्रू है, और कंपनी ने सारे प्रोविजंस इस एक्ट के कंप्लाई करे हैं। द CS in practice shall issue a certificate in form MGT 8। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं बेटा, फॉर्म MGT 7 यानी एनुअल रिटर्न के साथ एक सर्टिफिकेट अटैच होके जाएगा फॉर्म MGT 8 में। जो सर्टिफिकेट कौन देगा? CS देगा। ये सब कंपनीज को जरूरत नहीं है बेटा। ये कौन सी कंपनीज को जरूरत है? लिस्टेड कंपनी या जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है या टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ये सर्टिफिकेट में लिखा क्या होगा कि जो जो इंफॉर्मेशन हमने एनुअल रिटर्न में मेंशन करी है वो ट्रू है, करेक्ट है। दूसरी बात, कंपनी ने सारे प्रोविजन इस एक्ट के कंप्लाई करे। फिर टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग, बेटा ध्यान से सुनना। द एनुअल रिटर्न शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन 60 डेज ऑफ द डेट ऑन विच AGM इज हेल्ड। तो बेटा AGM होल्ड करने के 60 डेज के अंदर अंदर आपको एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। याद है बेटा, एक बार हमने पहले भी डिस्कस करा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ईयर में AGM होल्ड नहीं होती है बेटा, तो उस केस में 60 डेज कहां से होंगे? फ्रॉम द लास्ट डे ऑन विच AGM शुड हैव बीन हेल्ड। तो बेटा दो बातें हैं, अगर AGM हुई है और दूसरा अगर AGM नहीं हुई है। अगर AGM हुई है विद इन 16 डेज ऑफ AGM, विद इन 60 डेज ऑफ AGM, और अगर AGM नहीं हुई है तो विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच AGM शुड हैव बीन हेल्ड, on which AGM should have been held or to have been held। तो अगर AGM हुई है तो होने के 60 डेज के अंदर अंदर, अगर AGM नहीं हुई है तो लास्ट डे ऑन विच AGM शुड हैव बीन हेल्ड, वहां से 60 डेज। प्लेसिंग ऑफ कॉपी ऑन वेबसाइट। Every company shall place a copy of annual return on website of the company if any। तो याद रखना बेटा, एनुअल रिटर्न की एक कॉपी वेबसाइट पे भी डालनी है बेटा, और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा बोर्ड रिपोर्ट में। ठीक है, तो याद रखना, वेबसाइट पे एनुअल रिटर्न की एक कॉपी डालना और उस वेबसाइट का जो लिंक है उसे बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर देना। फिर प्रेजर्वेशन ऑफ कॉपीज ऑफ एनुअल रिटर्न। बेटा याद रखना, एनुअल रिटर्न की जो कॉपी है ना, और एनुअल रिटर्न के साथ साथ जो चीजें आपने अटैच करी हैं, जैसे फॉर्म MGT 8 सर्टिफिकेट इशूड बाय CS, वो आपको संभाल के रखना पड़ेगा, प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा बेटा 8 इयर्स तक फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग विद रजिस्ट्रार। तो जिस दिन आपने रजिस्ट्रार के पास एनुअल रिटर्न और उसके साथ फॉर्म MGT 8 फाइल किया है, उसे संभाल के रखना पड़ेगा 8 सालों तक। Extracts of annual return। The extracts of annual return to be attached with the board report shall be in form MGT 9। बेटा extract मतलब आप कह सकते हो एक समरी। तो उन्होंने कहा है एनुअल रिटर्न की एक समरी आपको फॉर्म MGT 9 में अटैच करनी पड़ेगी बोर्ड रिपोर्ट के साथ। लेकिन बेटा लेकिन ये समरी अटैच करने की जरूरत नहीं है बेटा, अगर आपने बोर्ड रिपोर्ट में उस वेबसाइट का लिंक डाल दिया है जिस वेबसाइट पे आपने एनुअल रिटर्न की कॉपी अपलोड करी थी। बेटा याद करो,
हमने ऊपर वेबसाइट में बेटा एनुअल रिटर्न की कॉपी अपलोड करी थी और उसका लिंक बोर्ड रिपोर्ट में डाल दिया था। एक बार बताओ, जब लिंक डाल दिया उस वेबसाइट का जहां पर एनुअल रिटर्न की कॉपी अवेलेबल है, जब लिंक डाल दिया तो दोबारा से बेटा समरी अपलोड करने की जरूरत क्या है? आपको समरी अटैच करने की जरूरत नहीं है फॉर्म MGT 9 में बेटा। फिर पेनल्टी फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विद इन द टाइम स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 92। बेटा अगर कंपनी एनुअल रिटर्न को विद इन 60 डेज फाइल नहीं करती है तो उस केस में कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 50,000 एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर विद अ पेनल्टी ऑफ 100 पर डे। तो बेटा फ्लैट पेनल्टी है, फ्लैट पेनल्टी 50,000 रुपए, प्लस अगर डिफॉल्ट चलता जा रहा है बेटा, चलता जा रहा है तो रोज का 100 रुपए, मैक्सिमम पेनल्टी 5 लाख हो सकती है बेटा। ठीक है। अच्छा बेटा, फाइन फॉर रॉन्ग सर्टिफिकेशन याद करो बेटा, CS सर्टिफिकेट देता है ना आपको फॉर्म MGT 8 में कि जो पर्टिकुलर्स एनुअल रिटर्न में मेंशन करे गए हैं वो करेक्ट हैं। अगर उसने बेटा गलत सर्टिफिकेट दिया तो उसके ऊपर पेनल्टी होगी, मिनिमम फाइन 50,000 है, मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक जा सकता है। तो ये आपका बेटा सेक्शन 92 था, छोटा सा सेक्शन है। मेरे ख्याल से बेटा सेक्शन 92 क्लियर हुआ सबको। ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने 2 सेक्शंस डिस्कस करे, 91 एंड 92। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।